होते हैं। गेट्स मींस के टेंसर ऑपरेशन, क्या बोलते हैं? टेंसर ऑपरेशन। यार आपने बड़ा अच्छा काम किया। थैंक यू यार। इसमें 2 गेट्स होते हैं, 3 गेट्स होते हैं ये, और एक सेल स्टेट होती है। पढ़ाइए इसकी थ्योरी अगर रेडी है तो। क्या हुआ 23 से पूरा 1 मंथ पड़ा हुआ है आपको। नेक्स्ट 23 को आपका पेपर होगा फाइनल। प्लीज मंथ नहीं, बाहर से लोग आएंगे, बाहर से एक्सटर्नल्स आएंगे और आपका सारा कुछ वही मिड की तरह। क्यों मिड की तरह? वो तो एक अभी वो चुंदब इधर ही बैठा है। सीक्वेंस मॉडल्स, सीक्वेंस मॉडल्स में कौन कौन से आते हैं आपके? सीक्वेंस मॉडल्स के अंदर जो एल्गोरिथम आते हैं वो सारे आते हैं RNN भी और LSTM और GRE। वो भी सीक्वेंस मॉडल्स में आते हैं, बट अभी हम पढ़ रहे हैं उसको देखते हैं। बर्ड है और ट्रांसफार्मर है, वो भी किसमें आते हैं? सीक्वेंस मॉडल्स। बट वो सीक्वेंस मॉडल्स आते हैं किसके अंदर? वो लैंग्वेज के सीक्वेंस मॉडल्स में आते हैं। ये जो RNN है ये सिर्फ लैंग्वेज के लिए सीक्वेंस मॉडल नहीं है, ये मल्टीपल डोमेन्स के लिए, लेकिन वॉइस की रिकॉग्निशन के लिए भी है, इमेज की रिकॉग्निशन के लिए भी है, मल्टीपल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। वो है लैंग्वेज बेस्ड मॉडल्स, लैंग्वेज बेस्ड सीक्वेंस मॉडल्स। ठीक है, उसके अंदर लाइक जितने भी दुनिया के लैंग्वेज बोली जाती है उनका एक मॉडल बना के रखा हुआ है GPT-3 के नाम से। ठीक है, तो हर तरह की लैंग्वेज को आप उसकी बेस पे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने जो सीक्वेंस मॉडल की जो एप्लीकेशन देखी थी इनकी, वो देखी थी टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर। किसके अंदर? टाइम सीरीज फोरकास्टिंग की। जरूरी होता है कि टाइम सीरीज के अंदर सिर्फ फोरकास्टिंग ही आती है। हमने सिर्फ फोरकास्टिंग की थी। टाइम सीरीज के अंदर मैंने कहा था क्लासिफिकेशन आती है, और इसके अंदर और क्या आती है? एनॉमली डिटेक्शन आती है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास मैंने कहा था लाइक इवेंट डिटेक्शन, लेकिन बैकवर्ड डिटेक्ट करना। ठीक है, वॉइस में से या टेक्स्ट में से। ठीक, वो सारी चीजें आती है टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर आती है। तो अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ RNN को। हमारे पास जो हमने डीप लर्निंग में स्टार्टिंग से पढ़ा था DL के अंदर, वो सबसे बड़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था जिसको कहते थे हम फुली कनेक्टेड, क्या बोलते थे? फुली कनेक्टेड, डीप या डेंसली कनेक्टेड, या जिसको हम ये भी कहते हैं ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क, या जिसको हम ये भी कहते हैं लाइक फीड फॉरवर्ड। क्या बोलेंगे इसको? फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। ये सारे किसमें आते हैं? ये बेशक उसको फुली कनेक्टेड कह लें, डेंसली कनेक्टेड कह लें, ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क कह लें, और फुली फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क कह लें। तो ये कौन सी लेयर में आती हैं? डेंसली लेयर्स में। ठीक हो गया जी? जो डेंस लेयर के अंदर हम यूज करते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। अब नाम से आ रहा है ना, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, या फुली कनेक्टेड या डेंसली कनेक्टेड। अब जो हमारे पास ये न्यूरॉन होता है, इसके अंदर जो हमारे पास न्यूरॉन होता है डेंसली कनेक्टेड के अंदर, या फीड फॉरवर्ड में कह लें, सिंपल बस लोग कहते हैं लाइक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क या ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक, इसमें इनपुट आती है और आउटपुट क्या होती है? प्रोसेस होकर चली जाती है। मींस के इसमें इनपुट आती है
और इसमें आउटपुट आती है। किसके अंदर? फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के अंदर। इसमें डेटा आता है हमारे पास और डेटा हमारा क्या होता है? प्रोसेस होता है। ये क्या है हमारे पास? इसको क्या बोलेंगे? परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन कह लें या आर्टिफिशियल न्यूरॉन आर्टिफिशियल न्यूरॉन कह लें। अब आर्टिफिशियल न्यूरॉन के अंदर क्या हो रहा होता है? जो इनपुट आ रही होती है वो प्रोसेस होती है। देखिए इसके अंदर दो काम हो रहे होते हैं। देखिए उसको आपस में सम अप करना और उसके बेस पे एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना। सम अप करना क्या है? जो भी हमारे पास इनपुट्स आ रही हैं लाइक x0 प्लस w0 प्लस x1 w1, इस तरह हमारे पास सोन इनपुट्स और वेट्स इनका आपस में क्या ले रहे होते हैं? डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। बाद में हम इनपुट्स को क्या कर देते हैं? सम अप कर देते हैं। और इसकी लिनियरिटी को रिमूव करने के लिए, इसकी लिनियरिटी को डिक्रीज करने के लिए हो सकता है जो आपकी इनपुट्स के तौर पे जो वैल्यू आए, ठीक है, हो सकता है जो आपकी वैल्यू आ रही है मिसाल के तौर पे वो 1.2 आ रही है मिसाल के तौर पे, जब हम इसको एक्टिवेशन फंक्शन में रखेंगे वो आपकी उस वैल्यू को किस में ले आएगा? 0-1 की रेंज में ले आएगा। किस में ले आएगा? 0-1। क्योंकि जो अब आप ये जो आपके एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन जो आपके जो कॉमन एक्टिवेशन फंक्शन है वो ये होते हैं हमारे पास सिग्मॉइड और हमारे पास रेलू और हमारे पास क्या होता है? tan-h। ये तीनों जो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं ये क्या होते हैं? नॉन लीनियर। क्या होते हैं? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर डेटा को हैंडल करने के लिए तो यहाँ पे जो मैंने ये बनाया सिंबल, ये किसका सिंबल है? सिग्मॉइड का। बेशक यहाँ पे सिग्मॉइड है, यहाँ पे रेलू है, टेंजेंट है। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि जो हमारे पास जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है इसमें इनपुट आती है और आउटपुट जो है वो देखिए हमारे इसको क्या बोलेंगे हम? अगर एक से ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, ये ज्यादा हो सकते हैं ना हमारे पास। ये हमारे पास इनपुट्स आएंगे और यहाँ पे मींस के ये समझ लें कि ये हमारे पास इनपुट्स हैं और ये हमारी हिडन लेयर्स हैं और ये हमारी आउटपुट है। इस तरह आपस में क्या होती है सारी ये हमारी समझ लें कि ये क्या है हमारे पास? ये इनपुट लेयर्स हैं और ये हमारी आउटपुट लेयर है और ये क्या है हमारे पास? हिडन लेयर्स है। हिडन लेयर्स। तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास इसमें डेटा आ रहा है ना, यानी कि इस न्यूरॉन के अंदर, इसको हम क्या बोल देते हैं? हिडन लेयर्स या हिडन स्टेट। क्या बोलेंगे इसको? हिडन स्टेट। और ये हमारे पास इनपुट आ गई और यहाँ पे ये हमारे पास आउटपुट आ गई। यहाँ पे इनपुट आती है और प्रोसेस होके आगे चली जाती है और हम उस आउटपुट को दोबारा से एज इनपुट नहीं बना रहे। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम अपनी उस आउटपुट को दोबारा से एज इनपुट के तौर पे नहीं करते। मींस के फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के अंदर मेमोरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बस समझ गए नहीं? फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या है? नो मेमोरी। वो ये नहीं करेगा आपकी इनपुट आएगी उसकी बेस पे और आगे फर्दर क्या कर देगा? उसकी प्रेडिक्शन दे देगा। वो ये नहीं देखेगा कि जो लास्ट टाइम प्रेडिक्शन की थी मैंने वो क्या की थी। बात बोल सुनिएगा क्या कह रहा हूँ? डेटा आया इनपुट के तौर पे, उसको प्रोसेस हुआ, आगे फर्दर चला गया, वो आगे फर्दर उसकी प्रेडिक्शन चलेगी। हम उसकी प्रेडिक्शन को सेव नहीं कर रहे। हम उसकी प्रेडिक्शन को जो उसकी आउटपुट आ रही है हम उसको सेव नहीं कर रहे। किसके अंदर? फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के। ना तो फीड फॉरवर्ड में कर रहे थे ना तो CNN में कर रहे थे। CNN के अंदर हम अपनी मेमोरी डेटा को स्टोर करवा रहे थे? नहीं। जैसे हम क्या करते थे? फीचर मैप बनाते थे, अपनी एक मल्टीपल इमेजेस को रिड्यूस उसका साइज रिड्यूस करते थे डिफरेंट लेयर्स के साथ, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन के साथ, उसकी मैक्स पोलिंग लेयर के साथ हम उसको क्या करते थे? उसके पैरामीटर को रिड्यूस करते थे। ठीक है, तो देन उसको प्रोसेस करते थे। उसके अंदर भी ना तो फीड फॉरवर्ड, यानी कि सिंपल वर्ड्स में कह लें ना तो डेंस लेयर के अंदर आपकी मेमोरी स्टोर हो रही थी, ना तो हमारी कन्वोल्यूशनल 2D जो हम किसके लिए यूज करते हैं? इमेज के लिए। और डेंस किस लिए यूज करते हैं? वेक्टर डेटा के लिए। और कॉम 2D यूज के लिए किस यूज करते हैं? इमेज के लिए। ये दोनों आपके डेंसली कनेक्टेड, जिसको हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। दूसरा क्या हमारे पास? कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं कॉम 2D। दोनों के अंदर मेमोरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन सिक्वेंशियल मेमोरी का। तो सबसे बड़ा बिग इशू ये है कि इनके अंदर क्या है? सिक्वेंशियल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्योंकि सिक्वेंशियल मेमोरी का मतलब ये होता है
कि आपके पास इनपुट के तौर पे डेटा आ रहा है, फिर वो दोबारा इनपुट आप कहते हैं उसी डेटा की बेस पे आप नेक्स्ट वर्ड जनरेट करें या नेक्स्ट सीक्वेंस जनरेट करें या नेक्स्ट पैटर्न जनरेट करें या नेक्स्ट की उसी डेटा को देखते हुए नेक्स्ट आप फोरकास्टिंग करें, वो आपका फीड फॉरवर्ड में और CNN में ये नहीं कर सकते। बात समझे कि नहीं? यस सर। बट ये काम हम किसके थ्रू करते हैं? RNN के थ्रू करते हैं। नाम से जाहिर है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। इसका मतलब है सिक्वेंशियल मेमोरी की जो प्रॉब्लम है वो क्या कौन सॉल्व करेगा? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क सॉल्व करेगा। ओके, मींस के इसके अंदर जो हमारे पास RNN है, इसमें कॉन्सेप्ट आता है किसका? सबसे पहले ये कि RNN को यूज कहाँ पे किया जाता है? एक सीक्वेंस डेटा को प्रोसेस करना, सीक्वेंस डेटा हो सकता है, सीक्वेंस पैटर्न हो सकता है, उसको प्रोसेस करना, उसकी बेस पे नेक्स्ट फोरकास्टिंग करना, प्रिडिक्शन करना। क्या बोला मैंने? सीक्वेंस डेटा को, सीक्वेंस डेटा सिर्फ हमारा टाइम सीरीज की फॉर्म में नहीं आ सकता, वॉइस का डेटा हो सकता है, टेक्स्ट का डेटा हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है। मैंने क्या बोला? सीक्वेंस डेटा को, सीक्वेंस डेटा के अंदर मैं बार बार कह रहा हूँ स्पीच रिकग्निशन और वेदर फोरकास्टिंग, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग और इमेज कैप्शनिंग, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सो मल्टीपल चीजें आ सकती हैं। सीक्वेंस डेटा को प्रोसेस करना, मैं बार बार कह रहा हूँ RNN के सिर्फ लिमिटेड यूज केसेस नहीं है, बेशुमार यूज केसेस है। देखिए वो डेटा जहाँ पे आपका डेटा एक सीक्वेंशली आ रहा है, उसको आपने प्रोसेस करना, उसकी बेस पे फोरकास्टिंग करनी है, प्रेडिक्शन करनी है, वहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं? RNN को यूज किया जा सकता है। ओके, RNN का सबसे बिग यूज क्या है? सीक्वेंस डेटा को प्रोसेस करना, या सीक्वेंस पैटर्न को प्रोसेस करना, देन उसकी बेस पे प्रेडिक्शन करना, उसको फोरकास्ट करना। सर ये सब अनसुपरवाइज्ड में आता है जी। तो अगर जो हम इमेज क्लासिफिकेशन करते हैं वो तो सुपरवाइज्ड होती है। देखिए ना मेरी बात सुनिए, आपने जो लाइक इमेजेस दी हैं, जी। एक तो ये है आप उसको लेबल करके दें, ये बिलाल की है, ये अनस की है, ये अहमद की है। एक डेटा आप उसको क्लस्टरिंग की फॉर्म में दें, जिसकी वो लाइक आईज नोज आपस में खुद ही मैच हो जाएंगे पिक्सेल्स बैकेंड में, वो ऑटोमेटिकली क्लस्टरिंग में चला जाएगा, हमें उसको लेबल करने की भी जरूरत नहीं है। अगर जब हमारी इमेजेस ज्यादा होती है तो फिर हम उस इमेजेस की लेबलिंग नहीं करते, वो क्लस्टरिंग में आ जाती है। अगर आपके पास लिमिटेड इमेजेस हैं या लिमिटेड कैटेगरीज हैं, फिर हम उसकी लेबलिंग करते हैं। क्लियर हुई बात? तो इसमें भी कन्वोल्यूशनल यूज करेंगे साथ RNN के साथ? नहीं, उसके लिए फिर हम अपनी रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए ना, जी। सॉरी कहते हैं क्लस्टरिंग के लिए, हम वो भी इसके लिए ये यूज कर सकते हैं आपका, लाइक ये लेयर्स, यही लेयर्स यूज कर सकते हैं। तो ये इमेज क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिकली देखिए ना, डीप लर्निंग का नाम ही यही है कि ऑटोमेटिकली फीचर लर्निंग, ऑटोमेटिक फीचर लर्निंग, सिंपल वर्ड्स में। इमेज ऑगमेंटेशन। अगर आपने देखा, अगर आपको कहेंगे ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग में मेजर डिफरेंस क्या है, उस पे वहां पे हम उसको डिफरेंट पैरामीटर बताते हैं कि आपने इस तरह लर्निंग करनी है। यहाँ पे क्या हो रही है? ऑटोमेटिकली लर्निंग हो रही है, किसके थ्रू? ग्रेडियंट के थ्रू। ग्रेडियंट क्या कर रहा होता है? उसके वेट्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा होता है। तो इमेज ऑगमेंटेशन हो जाएगी? जी जी। RNN के अंदर फर्स्ट क्या होता है? सीक्वेंशियल प्रोवाइड करता है, और आपके अंदर जो डेटा, उसके अंदर जो सीक्वेंस आएगा वो आपका जितना मर्जी लॉन्ग सीक्वेंस हो सकता है, उसको वो प्रोसेस कर सकता है, बट वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। अगर आप कहेंगे बहुत ज्यादा लॉन्ग सीक्वेंस हो, उसको वो स्टोर करे, वो RNN नहीं कर सकता। ठीक है की बात? यानी कि इसके अंदर ये एक सीक्वेंस को स्टोर तो करता है जो प्रोसेस किया होगा, बट वो सीक्वेंस को जो वो स्टोर करेगा वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए करेगा। क्या कहा मैंने? सीक्वेंस को स्टोर तो करेगा, लेकिन शॉर्ट सीक्वेंस स्टोर करेगा, बट अगर आप देखें ना, अगर आप कहीं उसको बाद में देखते हैं प्रॉब्लम, ये इसकी एक मेजर प्रॉब्लम है RNN की, इसमें क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी का प्रॉब्लम होता है।
उसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या यूज LST यूज करते हैं। आप पहले देखते हैं LST RN किस तरह वर्क करता है, वो देख लेते हैं। ठीक है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। रिकरेंट का मतलब होता है किसी चीज का बार बार रिपीट होना, यानी कि एक ही रेगुलर इंटरवल की बेस पे, क्या कहा मैंने, एक रेगुलर इंटरवल की बेस पे एक सीक्वेंस का, एक पैटर्न का बार बार रिपीट होना एज अ टाइम स्टेप की तौर पे, उसको क्या बोलेंगे हम, रिकरेंट। ठीक है, तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आर यूज्ड इन स्पीच रिकग्निशन। ये तो समझ आ गई ना, स्पीच का मतलब क्या है, वॉइस रिकग्निशन। और वॉइस को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए जो हम डेटा सेट यूज करते हैं, तो मैंने बताया था कौन सा बोला, याद है कुछ? हाँ जी, वो कोको तो इमेजेस के लिए था ना सर, आपने वो उसका दिया था, क्या नाम, कोको आपका इमेजेस के लिए का डाटा जिसने बनाया था, क्या नाम भूल गया मुझे। कोको जो आपका डेटा सेट है वो आपका उसके लिए है, इमेजेस के लिए, यानी कि कंप्यूटर विजन के लिए है जो डेटा सेट आपका। यानी कि जितने भी मैं कहता हूँ, मैं उसको इमेज, कोई भी इमेज दूं उसके मुताबिक बता दे ये लाइक ये इमेज है। ठीक है, वो उसकी बेशुमार इमेजेस को उन्होंने ट्रेन करके रखा हुआ है। हाँ जी, नहीं पता, कॉमन वॉइस, कॉमन वॉइस ये मोजिला वाला डिजाइन किया हुआ है डेटा सेट। जब आप अपने वॉइस रिकॉग्निशन के, स्पीच रिकॉग्निशन के प्रोसेस डिजाइन करते हैं, तकरीबन ये 60 GB का डेटा सेट है। हमने 2 ग्रुप बनाए थे, एक हमने मोबाइल से बनाया था, और एक टिकटॉक हो गया, बड़ा अभी मेरे पास जाके तुम फाइंड कॉमन वॉइस। ये डेटा सेट है, इस पे जाएंगे आप, इसमें कहता है लाइक उसका वर्जन नंबर दे रहा है और यहाँ पे बता रहा है कि किस लैंग्वेज के लिए आपको चाहिए वॉइस रिकॉग्निशन का डेटा सेट। जब अपने कस्टम AI के वॉइस असिस्टेंट डिजाइन करते हैं, तो जिस तरह Alexa है, Bixby, जैसा मैंने बताया था, उसके लिए आप डेटा सेट ये यूज कर सकते हैं। अपने कस्टम वॉइस असिस्टेंट आप क्या कर सकते हैं, डिजाइन इजीली कर सकते हैं। बैकएंड पे क्या होगा आपका LSTM मॉडल, ठीक है, ये BERT मॉडल या आपका GPT मॉडल। सर, ये 65 GB ओवरऑल लैंग्वेजेस के लिए है कि सिर्फ इंग्लिश के लिए 65 GB होगा? नहीं, सिर्फ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए। ठीक है। अब इसके अंदर भी जो आपके वर्ड्स हैं वो कंप्लीट नहीं है। GPT-3 के अंदर हर तरह के वर्ड्स कंप्लीट हैं। अगर आप लाइक OpenAI पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे आप उसको लाइक साइन अप करें और उसके फ्री मॉडल्स को यूज करें। आप उसकी API को आपने यूज करना है, तो आप लॉग इन करके पहले आपने अगर अकाउंट क्रिएट किया होगा तो उसकी OpenAI की सबसे बिग APIs आप फ्रीली एज अ डेमो के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक, इस वक्त सबसे बड़ा जो NLP का मॉडल बनाया ना, NLP का सबसे बड़ा मॉडल बनाया वो GPT-3 है। तो यहाँ पे इसकी प्लेग्राउंड में जाएंगे, अगर हम यहाँ पे प्लेग्राउंड के अंदर आप अपने मल्टीपल एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल में जाते हैं, लाइक हम कहते हैं कि हमने कोई क्वेश्चनिंग आंसरिंग की एप्लीकेशन बनानी है, लाइक या ग्रामर करेक्शन की बनानी है, इंग्लिश टू फ्रेंच बनानी है, सिंपल ट्रांसलेट बनानी है, तो मल्टीपल एप्लीकेशन है यहाँ पे आपकी जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक VR फिटनेस, आइडिया जनरेटर और इजी आउटलाइन, तो बेशुमार एप्लीकेशन है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, लाइक अगर हम चैट की देखें तो पूछेगा लाइक आप इसको ओपन करना चाहते हैं लाइक प्लेग्राउंड के अंदर, तो इसने बैकएंड पे ये डिफरेंट OpenAI की अपनी यूज की हुई अपनी API, तो ओपन इन लाइक प्लेग्राउंड, हेलो हाउ आर यू, लाइक फाइन, श्योर, ओके, क्या कहेगा? तो अपना ये कि अपनी कस्टम API लाइक कहने का मकसद ये है, मजा ना ले क्वेश्चन, तो अपनी मर्जी की लाइक API क्या कर सकते हैं हम, आप डिजाइन कर सकते हैं।
ये बैकएंड पे यूज कर रहा है GPT-3, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अभी तो उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया। बेसिकली GPT-3 को माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे उसके लाइक ओवरव्यू में जाएगा, अगर आप इसके ब्लॉग में जाएंगे, ये लेटेस्ट ब्लॉग है जिसने अभी GPT-3 को उन्होंने ऑनलाइन ओपन सोर्स किया है, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये पिछले दिनों में इसका आर्टिकल आया था एक वो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको परचेज कर लिया, और ये देखें ओपनिंग आई लाइसेंस GPT-3 टेक्नोलॉजी टू माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब जो भी लोग इसको यूज करेंगे GPT-3 को लाइक दुनिया के इंटरनेशनली, वो आपको प्रॉफिट किसको जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद आ गया लैंग्वेज ट्रांसलेशन। और लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए GPT सबसे बहुत अच्छा है, कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में क्या करना, ट्रांसलेट करना। जिस तरह देखे ना, अब एक लाइक साउथ अफ्रीका में लोग रहते हैं, वो आपके इंस्टाग्राम को यूज नहीं कर सकते। वो कहते हैं हमें अपनी लैंग्वेज, कोई भी इस तरह का आप ऐसा एरिया में चले जाएं कि वहाँ पे वो एक हमारी एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं, बट वो कहते हैं हम अपनी उस लैंग्वेज, आपकी सर्विसेज को, आपकी एप्लीकेशन को, आपके सॉफ्टवेयर को हम यूज करें, वो अपनी लैंग्वेज में यूज करें। तो फिर हमें वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए वो मॉडल डिजाइन करने पड़ते हैं। वो कौन करता है? NLP इंजीनियर करता है, ठीक है। लिंग्विस्टिक बेस्ड आपके मॉडल्स होते हैं जो हम जनरेट करवाते हैं, उसमें आते हैं हमारे पास वो किसमें? लैंग्वेज ट्रांसलेशन में, जिसको हम ये भी कहते हैं मशीन ट्रांसलेशन। स्टॉक प्रेडिक्शन, ये तो आपको आइडिया हो गया कि इट्स हैव इवन यूज्ड इन इमेज रिकग्निशन टू डिस्क्राइब द कंटेंट इन पिक्चर, जिसको हम कहते हैं इमेज कैप्शनिंग के लिए भी हम इसको। जिस तरह एक प्रोजेक्ट है, लाइक दिखाता हूं आपको, VOC, विजुअल क्वेश्चनिंग आंसरिंग। विजुअल ये एक है, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिफरेंट लोगों ने इसको डिजाइन किया है, और डाटा पे डेटा सेट यूज किया, वो कोको का यूज किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ये इसके डिफरेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। अगर आप इसके डेमो प्रोजेक्ट में जाते हैं, हम डेमो प्रोजेक्ट्स में गए, उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट में बना के रखे हुए हैं। तो क्लाउड CB एक विजुअल क्वेश्चनिंग आंसरिंग का एक प्रोजेक्ट में डिजाइन करके रखा हुआ है। वो प्रोजेक्ट ये है, लाइक मैं इसको इमेज को ओपन किया, बेशक आप अपने कस्टम इमेज भी दे सकते हैं, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप अपने कस्टम इमेजेस को देके आप उस इमेज की बेस पे क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? इमेज की बेस पे क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हैं, यानी कि वो आपकी उस इमेज में से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उठाएगा कि उन ऑब्जेक्ट्स की वर्किंग क्या हो रही है, उनके उसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि लाइक इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या करते हैं, हम उस इमेज की बेस पे, लाइक एक स्टिल इमेज है, वो स्टिल इमेज के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म करवा रहा है, हम उससे डिफरेंट क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हैं। ये भी किसमें आता है? इसमें कंप्यूटर विजन भी यूज हो रही है और NLP भी यूज हो रही है। ये कहना है जिस तरह का हमारे पास वो था ना इमेज कैप्शनिंग का, इस तरह का प्रोजेक्ट है ये भी उन्होंने अपने लाइक जैंगो के साथ प्रोवाइड कराया हुआ है। लाइक मैं कहता हूँ, क्या पूछो उससे क्वेश्चन? अब देखें, वर्किंग लाइक मैंने जैसे एक क्वेश्चन किया, लाइक ये इसके अंदर जो काम कर रहे हैं वर्किंग, और ये कहता है यस, बाकी कुछ 9% क्या कर रहा है कंप्यूटर्स लाइक वर्क वर्किंग, ठीक है। अगर कोई और क्वेश्चन पूछे बताएं, क्या क्वेश्चन पूछे सर? इशू पड़े किसका? लाइक म्यूजिक लिसनिंग पूछ सकते हैं, सोचो इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। नो वर्किंग, इस तरह आप इसको रिफ्रेश करेंगे ना, और बेशुमार इमेजेस हैं, आप अपने कस्टम इमेजेस भी दे सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं हर दफा रिफ्रेश करने से पेज ना, डिफरेंट जो मोड बना के रखे हुए हैं। चलो जो भी है बाद में देखते रहना, ठीक है।
वो यानी कि इस तरह की कह लें कि RNN को सिर्फ लाइक सीक्वेंस मॉडल के लिए यूज नहीं कर सकते, आप उसको अपनी इमेजेस के साथ कंबाइन यूज करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बट ये होगा RNN को उस वक्त यूज करेंगे अगर आपने एक स्मॉल सीक्वेंस पे काम करना है। किस पे काम करना है? स्मॉल सीक्वेंस पे। अगर आप कहेंगे, जिस तरह आप देखें विकिपीडिया है, विकिपीडिया भी एक आपका सीक्वेंस मॉडल यूज करता है। जब वो डिफरेंट लाइक आर्टिकल को पब्लिश करता है तो उसकी समरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। जिस तरह आपने मीडियम के ऊपर देखा होगा, जो लोग डिफरेंट अपने आर्टिकल पब्लिश करते हैं, उसका जो कंप्लीट अब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि उसके कंप्लीट आर्टिकल को देखते हुए उसका अब्स्ट्रैक्ट जनरेट कर देता है वो ऑटोमेटिकली। अब इतने लॉन्ग सीक्वेंस को मेंटेन रखना तो वो RNN के थ्रू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखिए RNN कहने के स्मॉल सीक्वेंस के लिए यूज किया जा सकता है। किसके लिए? Small sequence। इसमें प्रॉब्लम क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशन है, यूज केसेस है, बेशुमार यूज केसेस हैं इसके, आप देख सकते हैं। ठीक, ये आगे समझ कि सीक्वेंस डेटा को क्या करता है, ये हैंडल करता है। You have been signed out, sign your okay. ठीक है, सीक्वेंस डेटा समझ आ गई? सीक्वेंस डेटा किस तरह का हो सकता है? स्पीड हो सकती है, वॉइस हो सकती है, टाइम हो सकता है। इस तरह की बेशुमार चीजें क्या हो सकती हैं आपकी? सीक्वेंस डेटा। ठीक है, ओके। आपकी जो डेली की रूटीन है वो भी क्या हो सकती है आपकी? सीक्वेंस हो आप रोजाना ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये टास्क करते हैं। यस सर। Can the RNN neural network that are good like modeling for sequence data? और like सिंपल एग्जांपल दी हुई है, एक लाइक बॉल है, इस बॉल ने मूव करना है किसी डायरेक्शन के अंदर, तो आपको पहले प्रीवियस सीक्वेंस पता होगा तो आपको बता सकते हैं ये किस डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक। तो ये इस तरह हमारा ऑडियोस लाइक वॉइस डेटा होता है, उसको भी आप रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। और इस तरह टेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंस होता है, टेक्स्ट को जनरेट करना अपने प्रीवियस सीक्वेंस को देखते हुए, प्रीवियस वर्ड्स को देखते हुए नेक्स्ट वर्ड जनरेट करना, तो ये किसमें आती है? टेक्स्ट जनरेशन के अंदर। और ये हमारी सीक्वेंशियल मेमोरी, क्योंकि RNN के अंदर कॉन्सेप्ट किसका है, चीज का है? सीक्वेंशियल मेमोरी का, जो आपकी फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के अंदर, ये स्कैनर के अंदर नहीं था। तो ये था आपका फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, और ये फीड फॉरवर्ड था, और ये आपका RNN है। इसको हम कहते हैं लूप बेस्ड न्यूरॉन्स। क्या बोलेंगे इसको? लूप बेस्ड परसेप्ट्रॉन या लूप बेस्ड AI न्यूरॉन। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी आउटपुट आई होती है उसको दोबारा से हम इनपुट के तौर पे यूज कर सेंड करते हैं, ताकि उसके प्रीवियस सीक्वेंस को देखते हुए नेक्स्ट सीक्वेंस को क्या करें? जनरेट करें। ये हमारी इसको हिडन स्टेट्स होती है, क्योंकि हम हिडन स्टेट्स को दोबारा से क्या कर रहे होते हैं? मॉडिफाई कर रहे होते हैं। एक डेटा आएगा, पहले देखिए हमारे पास हिडन, जब आपका टाइम इंटरवल 0-0 पे होगा तो वो उस वक्त क्या करेगा? हिडन स्टेट्स के अंदर 0-0 स्टोर होगा। जब एक वर्ड आएगा, लाइक ये देखिएगा, सिंपल वर्ड्स में एग्जांपल देखो। हमारे पास अगर ये लाइक मेरे पास सपोज करें ये एक सेंटेंस है, मैं पूछता हूँ हो आर लाइक यू, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक न्यूरॉन के अंदर हमारे पास इनपुट आएगी, यहाँ पे क्या आएगी? सबसे पहले एक वर्ड आएगा लाइक हो, एक वर्ड आएगा, ठीक है, इस न्यूरॉन के अंदर। वो उसको क्या करेंगे, हम इस कोड को एम्बेड करेंगे। क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं लाइक उसकी वर्ड एम्बेडिंग। क्या बोलते हैं इसको? वर्ड। ये NLP का सबसे मेजर टास्क होता है, ठीक है। पहले क्या होता ये है, जब हम अपनी NLP की कंप्लीट पाइपलाइन पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद बताऊंगा। NLP की कंप्लीट पाइपलाइंस के अंदर इंजेक्ट करता है ये वर्ड, मैं बताऊंगा। NLP की पाइपलाइंस के अंदर ये होता है कि हमारे पास एक कंप्लीट पैराग्राफ होता है। पहले वो पैराग्राफ को डिफरेंट लाइक सेंटेंसेस में क्या करेगा? जनरेट करेगा। फिर उन सेंटेंसेस के डिफरेंट वर्ड्स को टोकनाइज करेगा। फिर उन वर्ड्स को टोकनाइज करके देन वो क्या करेगा? उसकी वर्ड की एम्बेडिंग करेगा, यानी कि उसको वेक्टर्स की फॉर्म में ले आएगा। लेकिन कह रहे हैं कि हो का एक कोड जनरेट कर देगा, लाइक वो कोई भी हो सकता है। लाइक हम कहते थे इसका कोड जनरेट किया, उसने लाइक 05 जनरेट कर दिया, और ये इनपुट आ गई। और आपकी जो प्रीवियस हिडन स्टेट थी, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं HT-1, या आपकी जो प्रीवियस हिडन स्टेट थी वो लाइक आपकी 0 थी उस वक्त। जब आपने ये इसको वर्ड दिया और ये लाइक उसने इसका कोड जनरेट किया, जो भी है, उसके बाद जो इसकी आउटपुट आएगी वो दोबारा हम नेक्स्ट न्यूरॉन को क्या कर देंगे? सेंड कर देंगे। एक है आप नेक्स्ट न्यूरॉन को सेंड करें। अगर मैं सपोज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास है ही एक न्यूरॉन है, क्या है वो? उसी को यूज करेंगे, एक ही न्यूरॉन है। फिर यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ये आपका टाइम स्टेप होगा कि नेक्स्ट टाइम पे वो कौन सा वर्ड आ रहा है आपके पास,
लाइक टाइम स्टेप 1, और आपका यही न्यूरॉन दोबारा इसी न्यूरॉन के यानी कि कह लें कि इसी को दोबारा से हम इनपुट सेंड कर रहे हैं, बट हम यहाँ भी इस तरह करने की बजाय हमने इसी न्यूरॉन को दोबारा से जो आउटपुट है वो इस तरह सेंड कर रहे हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड आएगा, ये आपकी होगी अब प्रीवियस हिडन स्टेट्स, उसके अंदर आपका जो कोड जनरेट होगा वो 0.5 यानी कि जो भी 0.05 है। उसके बाद क्या आएगा, आपका नेक्स्ट वर्ड आएगा। जब नेक्स्ट वर्ड आएगा तो आपका हाउ जो है वो आपके न्यूरॉन्स के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। यहाँ पे आएगा लाइक आर, तो इसका भी वो क्या करेगा, कोड जनरेट करेगा, लाइक इसका कोड जनरेट कर दे लाइक 08, और यही आउटपुट दोबारा से हम न्यूरॉन को सेंड कर देंगे। तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं लाइक यू, लाइक इसका कोड हम कहते हैं लाइक 10। ठीक हो गया। जब मॉडल हमारा जनरेट हो जाएगा तो हम लाइक कह रहे हैं कि इन वर्ड्स का जो सीक्वेंस होगा, ठीक है, वो हम पास कर देंगे अपने डांस लेयर को। डांस लेयर क्या करेगा, वो कहेगा अब ये आपका लाइक हो आर यू आ रहा था, इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, इसको बोलते हैं स्टॉप वर्ड। क्या बोलेंगे हम? हो सकता है कि नेक्स्ट वर्ड जनरेट ना हो रहा हो, बात गौर सुनिए, नेक्स्ट वर्ड आपका जनरेट ना हो रहा, तो वो क्या कर देगा, आपकी डांस लेयर के अंदर जब उसकी प्रोडक्शन करेगा तो वो बजाय नेक्स्ट वर्ड जनरेट करने के तो वो क्या जनरेट कर देगा, लाइक क्वेश्चन मार्क जनरेट कर देगा, यार वो फुल स्टॉप नीचे कर देगा, कुछ भी हो सकता है। तो वो कौन करेगा, डांस लेयर करेगी। बात समझ आई किस तरह वर्क कर रहा है ये RNN, चलिए इधर ज्यादा समझ आएगी। तो ये देखें, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हैव लूप्स, जो हमारी हिडन स्टेट्स है। अच्छा ये देखें, उसमें जो आपकी हिडन स्टेट्स है ना, हो सकता है पहले उसके अंदर हो स्टोर होगा, जब नेक्स्ट वर्ड आया तो उसने इसको क्या कर लिया, आर को स्टोर कर लिया। जब आपके ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे हिडन लेयर्स के अंदर, वो आपके ज्यादा वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये हमारे पास अगर हम एक सिंगल न्यूरॉन को अनफोल्ड करें या अनरोल्ड करें तो हमारे पास ये टाइम स्टेप के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही होगी, इनपुट्स आ रही होगी। X0 फर्स्ट वर्ड, या हम जिस तरह अभी हमने जो रिसेंटली अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की है वो क्या थी, फर्स्ट मंथ की सेल क्या थी, सेकंड मंथ की सेल क्या थी, थर्ड मंथ की सेल क्या थी, 4 मंथ की सेल क्या थी, वो भी तो एक टाइम, वो टाइम के अकॉर्डिंग एक रेगुलर इंटरवल आ रहा है ना। रिकरेंट का मतलब क्या है, रेगुलर इंटरवल की बेस पे आपका डेटा क्या आ रहा है इनपुट के तौर पे। अगर तो उसमें एक डेटा के अंदर कोई बिग चेंज आती है कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट आता है, उसको हम कहते हैं अनोमली डिटेक्शन। हम वो भी कर सकते हैं उसके साथ ही कि एक ऐसा वर्ड आ जाता है, वो हमने इसका मॉडल ट्रेन ही नहीं किया, तो उसको भी रिकॉग्नाइज करना और उसको हैंडल करना, वो भी हम कर सकते हैं। ओके, याद है? यस सर। ये हमारे पास एक ही न्यूरॉन को अनफोल्ड किया हुआ है, यानी कि अपने लूप बेस की बेस। ठीक है, तो इस तरह सपोज करें हम कहते हैं लाइक हम एक चैटबॉट एप्लीकेशन डिजाइन करना चाहते हैं। एक यूजर हमारे पास, वो एक लाइक हम अपनी मशीन से टॉक करते हैं, वो उससे पूछते हैं कि ये मेरा एक सेंटेंस है, जिस तरह लाइक आप ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, वहां पे कोई बंदा तो नहीं बैठा हुआ तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में क्या देगा, इन्फॉर्मेशन देगा। आप उसकी चैटबॉट के अंदर मशीन से टॉक करेंगे, वो मशीन से टॉक करेंगे लाइक ये पहले ये स्टॉक में कितनी पड़ी हुई है, लाइक इसका ब्रांड क्या है, उसका लाइक ये कितनी देर में मेरे पास ये लाइक प्रोडक्ट आ जाएगी। हाँ, वो मशीन के साथ टॉक कर रहे होते हैं। वो मशीन क्या कर रही होती है, बैकएंड पे आपके टेक्स्ट को क्लासिफाई कर रही होती है। क्या कर रही होती है, टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन कर रही होती है कि ये जो मेरे पास ऑलरेडी जो फीड क्वेश्चन है उसके मुताबिक इसका पैटर्न जो है वो उसमें से एक वर्ड उठाएगा, उसकी बेस पे वो क्या करेगा, क्लासिफाई कर देगा कि वो मुझसे क्या पूछना चाह रहा है। ओके, लाइक वो कहते हैं लाइक व्हाट टाइम इज इट, वो एक चैटबॉट एप्लीकेशन को चैटबॉट से पूछता है कि लाइक व्हाट इज टाइम इज इट। तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रेकिंग अप अ सेंटेंस इनटू वर्ड्स, वर्ड सीक्वेंस। जब इसको वर्ड्स के अंदर जनरेट करेंगे तो उसकी आप क्या करेंगे, वर्ड एम्बेडिंग करेंगे। पहले वर्ड को उसकी वर्ड एम्बेडिंग हुई, पहले इसको क्या किया, मैंने कहा पहले एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ को डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। फिर उस सेंटेंस के अंदर जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, टोकनाइज किया जाता है। टोकनाइज करने के बाद वर्ड एम्बेडिंग की जाती है। फिर उसके बाद जो वेक्टर्स बनते हैं उसको हम डेटा क्या करते हैं, इनपुट के तौर पे पास करते हैं। ओके, फिर उन वेक्टर्स के ऊपर अगर हमारे पास जो हिडन स्टेट है, हो सकता है वो आपका 2 डायमेंशनल डेटा हो, आपका जो इनपुट के तौर पर डेटा जा रहा है वो वेक्टर हो, तो वेक्टर और मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। उसको कहते हैं टेंसर ऑपरेशन, जो हमारे पास आगे हम फर्दर देखेंगे LSTM के थ्रू हम परफॉर्म करवाएंगे। ओके, यस सर। प्रॉब्लम अभी इसके बाद आएगा लाइक वो उसके बाद उसकी आउटपुट जो आएगी
वो टाइम पे आ जाएगी। सर उसके बाद टोकनाइजेशन के बाद वर्ड एम्बेडिंग जो है ये एक्चुअल में ये जरा थोड़ा सा बता दीजिए। मैं एक कंप्लीट पाइपलाइन समझाऊंगा आपको एनएलपी। ठीक है ठीक है। सर। अच्छा, जब ये वो यहाँ तक पहुंचा ना, लाइक व्हाट इज टाइम, इट इज लाइफ, तो आपने नोट किया होगा, तो वो हो सकता है RNN के अंदर एक लॉन्ग सीक्वेंस आया, वो उसको याद भूल गया हो कि आपके पास जो स्टार्टिंग पे जो वर्ड आया था वो क्या आया था। बात गौर से सुनिएगा, सही नहीं होगा। लेकिन एक पैराग्राफ होता है, तो उसमें पैराग्राफ में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो आपके लास्ट वर्ड के साथ क्या हो रहा होता है, अटैच हो रहा होता है। Yes. Sometimes होता है ना इस तरह की वर्ड एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती है, हो सकता है कि लाइक आपने लिखा टुडे, आगे लंबा सा पैराग्राफ लिख दिया, एंड पे कर दिया कि मैं आपको ये लाइक अमाउंट क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। अब वो टुडे भूल गया, वो टुडे इतने लॉन्ग सीक्वेंस के अंदर वो टुडे का वर्ड क्या हो जाएगा, लीव कर देगा, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, RNN। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आएगा, शॉर्टर मेमोरी का। मींस के बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, जो हमारी लेयर्स होती है ना, हमारी हिडन लेयर्स के अंदर जो आपका ग्रेडियंट होता है, मैंने कहा 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसकी प्रेडिक्शन, उसका लॉस, आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, और आपकी जो प्रेडिक्शन हो गया वो कौन सी वैल्यू है, उसकी प्रेडिक्शन क्या आ रही है, उसका लॉस क्या आ रहा है। तीसरी चीज उसका होता है ग्रेडियंट। जो ग्रेडियंट होता है, जो हमारी लास्ट लेयर्स होती हैं, उनकी वेट्स को तो वो वो अपडेट कर देता है। जो हमारी अर्ली लेयर्स होती हैं, कौन सी लेयर, अर्ली लेयर्स होती हैं, वो उसके वेट्स को प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से हमारी अर्ली लेयर्स जो हैं वो प्रॉपर्ली लर्न नहीं कर पाती कि उसने जो प्रीवियस वर्ड लिखा था वो क्या लिखा था। तो इसको इस प्रॉब्लम को कहते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो लाइक NLP इंजीनियर है या लाइक वो AI लिंग्विस्टिक इंजीनियर है, जो भी है, तो वो उससे ये अक्सर पूछा जाता है कि RNN को हम क्यों यूज नहीं करते। वो कहते हैं, हम कह सकते हैं कि यूज करते हैं, बट इसको कहते हैं वनीला RNN, कि इसका ये नहीं यूज खत्म हो गया, बट ये स्मॉल सीक्वेंस के लिए है। स्मॉल सीक्वेंस के अंदर वो आपके जो ऑपरेशन होंगे वो भी काम हो जाएंगे, उसकी वर्किंग भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अगर आप इस स्मॉल सीक्वेंस के ऊपर LSTM को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो टाइम भी ज्यादा लेगा, उसके ऑपरेशन भी ज्यादा परफॉर्म होंगे और मेमोरी भी ज्यादा यूटिलाइज करेगा। बात समझ आएगी। तो हम RNN को यूज करते हैं बट स्मॉल सीक्वेंस के लिए, स्मॉल टेक्स्ट के लिए। ओके, अगर आप एक लॉन्ग सीक्वेंस को जनरेट करवाते हैं, ये लॉन्ग सीक्वेंस को प्रेडिक्ट करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं, फिर हम क्या यूज करेंगे, LSTM। अगर आपका सीक्वेंस और ज्यादा लेंथी है और कुछ मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर है, फिर हम क्या यूज करेंगे, ट्रांसफार्मर, जो 2017 के अंदर आया था। बट उसके लिए हमें चाहिए इनकोडर भी और डिकोडर भी, दोनों चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं। सर एनकोडर डिकोडर अलग से, ट्रांसफार्मर को समझने के लिए उन दोनों का पता होना चाहिए। सर जो अच्छा, उसके बाद ये आपकी जो आउटपुट आएगी, उसके बाद आप उसको डेंस लेयर को पास कर देंगे, इसकी बेस पे आपकी प्रेडिक्शन हो जाएगी। ठीक है। और RNN का जो सिंपल सा लाइक सूडो कोड है वो ये है। तो सबसे पहले आपने 2 लेयर्स डिफाइन की होगी, वो RNN की लेयर हो सकती है, LSTM की लेयर हो सकती है, जो भी है। उसके बाद क्या आएगी आपकी फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, यानी कि डेंस लेयर। कौन सी लेयर, डेंस लेयर। और स्टार्टिंग पे आपकी हिडन स्टेट्स होंगी, वो क्या होंगी, 0 0 होंगी। जरूरी नहीं है कि जो आपकी हिडन स्टेट है वो आपकी 1 डिमेंशन में हो, 2 डिमेंशन में हो सकती है, 3 डिमेंशन में हो सकती है। अगर 1 डिमेंशन में है तो वेक्टर होगा, अगर 2 डिमेंशन में तो मैट्रिक्स होगा। जब इनपुट के तौर पे डेटा आएगा वो भी देखा जाएगा, वो वेक्टर है या मैट्रिक्स बन रहा है। उसकी जो वर्ड एम्बेडिंग हो रही है, उसका जो कोड जनरेट किया जा रहा है, वो क्या बन रहा है, वेक्टर बन रहा है क्या मैट्रिक्स बन रहा है, तो बैकएंड में जाकर वर्किंग। उसके बाद सपोज करें यहाँ पे हमारे पास आती है इनपुट, जिस तरह यहाँ पे क्या हो रहा था, सबसे पहले इनपुट के तौर पे क्या आएगा, लाइक व्हाट आएगा। यहाँ पे लूप के अंदर क्या आएगा, व्हाट आएगा। वर्ड के अंदर सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा, इस सीक्वेंस में देखेंगे तो क्या आएगा, वर्ड आएगा। तो वर्ड को हमने किस में पास रखा, हमने RNN के अंदर पास किया। उसने उसकी बैकएंड पे डिफरेंट काम किया, उसके लाइक उसके कोड को जनरेट किया, उसको प्रोसेस किया। और पहले हिडन स्टेट्स क्या आ रही थी हमारे पास, 0.0। जो उस यानी कि करंट वर्ड का जो कोड जनरेट होगा वो आपकी हिडन स्टेट्स को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। आपको आउटपुट भी दे देगा, ये देखिएगा, आउटपुट भी दे देगा, और आपको वो नेक्स्ट वर्ड को फिर भी क्या करेगा। अब देखिए ना, अब व्हाट जो है वो दूसरे के लिए एज अ इनपुट भी बन रहा है और नेक्स्ट आपका इनपुट भी आ रही है। यहाँ पे यही हो रहा है, आपका जो वर्ड आ रहा है नेक्स्ट वर्ड भी आ रहा है, और हिडन स्टेट आपकी मॉडिफाई भी हो रही है, और आपकी आउटपुट भी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। और यहाँ पे जो हिडन स्टेट आपकी बार बार मॉडिफाई हो रही है, इसको हम कहते हैं लूप बेस। तो क्या बोलेंगे, लूप बेस आपकी वर्किंग हो रही है उस न्यूरॉन की। ठीक हो गया। तो ये एक थोड़ी सी एप्लीकेशन दी हुई है कि लाइक अगर आप RNN की एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं यूजिंग लाइक CNN एंड RNN इमेज कैप्चरिंग, वो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है,
RN के अंदर Vanishing gradient. क्या होता है? कहता है जब a training neural network has three major steps, first it does the forward pass and makes a prediction. सबसे पहले क्या होती है? Forward pass होता है, prediction आती है. Second, it's compare the prediction to the ground truth, लेकिन actual value के साथ उसको compare किया जाता है using a loss function. The loss function output an error value which is then the estimate of how like poorly the network is performing. यानी कि आपका मॉडल कितना परफॉर्म करवा रहा है, कितना accurate result आ रहा है. Last क्या होता है? Last it uses that error value to the back propagation. Which calculates the gradient for each node. Node का मतलब क्या है? न्यूरॉन in the network. तो ये देखेगा हमारे पास एक डेटा जाता है, उसकी प्रेडिक्शन आती है, लॉस आता है, उसकी बेस पे हमारा ग्रेडियंट क्या होता है? दोबारा बैक प्रोपगेशन के थ्रू उसकी बेस को एडजस्ट करता है. ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट इज द वैल्यू टू द एडजस्ट द नेटवर्क इंटरनल वेट्स अलाउइंग द नेटवर्क टू लर्न. द बिगर द ग्रेडियंट, अगर आप उसकी ग्रेडियंट की वैल्यू ज्यादा कर देते हैं तो वो उसके अंदर क्या होता है? उसको कहते हैं एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट. अगर बहुत कम हो जाता है तो उसको कहते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट. ठीक है, ये सारा बता रहा है उसके अंदर. यानी कि द कॉजेज ग्रेडियंट टू एक्सपोनेंशियली टू श्रिंक, यानी कि आपको कहता है जब वो हमारी, अगर आपका लॉन्ग सीक्वेंस है, जब वो हमारी अर्ली लेयर्स को ग्रेडियंट जो है उसकी वेट्स को एडजस्ट करेगा, वो श्रिंक होता जाएगा. हो सकता है हमारी जो फर्स्ट लेयर्स हैं उसके अंदर लाइक वेट्स की वैल्यू है 2.5, हमारी जो लास्ट लेयर है उसकी लाइक वेट्स की वैल्यू है 5. जब उसने एडजस्ट किया ना तो 5 को 10 कर दिया और 2 को 2.3 कर दिया, तो ज्यादा अपडेट किस में आई? लास्ट लेयर्स में आई ना हमारे पास. ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है. कहता है वो आपका जो ग्रेडियंट है वो क्या होता रहता है? हमारी अर्ली लेयर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है. तो जो जब श्रिंक होता है, जो हमारे फर्स्ट वर्ड्स होते हैं, जब फर्स्ट सीक्वेंस होता है, वो उसको क्या हो जाता है? भूल जाता है. शॉर्ट टर्म मेमोरी मींस के क्या हो जाता है? देख रहे हैं, वो प्रॉपर्ली जो हमारी फर्स्ट लेयर्स के अंदर जो आपका डेटा आया होता है वो उसको क्या कर देता है? वो प्रॉपर्ली लर्न नहीं कर पाता, यानी कि उसकी जो मेमोरी है वो क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है. ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेडियंट श्रिंक एज इट्स बैक प्रोपगेशन डाउन. ठीक, ये चीज वही वैनिशिंग ग्रेडियंट. कहता है इन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यू कैन थिंक ऑफ ईच टाइम स्टेप इन लाइक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एज अ लेयर. To train a recurrent neural network, you can use application of back propagation called back propagation for time. The gradient value will exponentially shrink as it propagates through each time step. Okay? तो वही चीज, because of the vanishing gradient, the RNN does not learn the long, क्या लिखा है? The RNN does not learn the long range dependency across the time step. That means वही example दिया. इसको क्या बोलेंगे? इस प्रॉब्लम को शॉर्ट टर्म मेमोरी. क्या बोलेंगे? अब हम आते हैं किसकी तरफ? दूसरे सारी रिसर्च आपकी पीएचडी लेवल पे होती है. पढ़ लेंगे तो आप अभी स्टार्टिंग से अच्छा कमा सकते हैं. तो मुश्किल तो नहीं है, इजी है. थोड़ी टाइम देने की मेहनत नहीं पाता हूँ. इजी नहीं, ध्यान रमीज की तरफ है. इसको भी क्या करें? काउंट करें. नहीं बात समझ आई? यस सर. अब तो समझ आ गई हो. वही तो जाहिर बात है. नहीं, हो सकता है उसमें अच्छी यादें ज्यादा मिल जाएं आपको. बात समझ आएगी नहीं? हम कहते हैं वो सिर्फ आपके प्रीवियस शॉर्ट सीक्वेंस को देखते हुए आगे प्रेडिक्शन ना करते. उसका जितना भी प्रीवियस कंप्लीट सीक्वेंस है उसको देखते हुए आपका नेक्स्ट वर्ड क्या करे? जनरेट करे. ओके, यस सर. ये काम हमने इम्प्लीमेंट किया था, अगर आपको याद होगा तो फिर याद होगा यहाँ लिखा था हमने. यहाँ पे लेंथ 5 क्यों लिखा था हमने? हालांकि टोटल डेटा हमारे पास क्या था? लाइक कौन सी प्रॉब्लम है? 500. हाँ, ये कौन सी प्रॉब्लम है? साइन वेव वाली. टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज थी? हमारे पास 500 वैल्यूज थी. हमने कहा कि आपने जब मॉडल को ट्रेन करना है तो कितनी वैल्यूज आपने याद रखनी है? 50 बातें याद रखनी है आपने. हम उसको ये भी कह सकते थे आप उसकी लेंथ क्या करते? 5 कर दे. कर सकते थे ना, कोई एरर नहीं आना था.
हम उसको यहाँ पे बता सकते थे, यहाँ पे जो आप उसको लेंथ दे रहे हैं, जब डेटा जाए उसको वो प्रोसेस करे, वो कितने वर्ड्स का डेटा हो, वो यहाँ से हम उसको कंट्रोल करते हैं अपने टाइम सीरीज जनरेटर के अंदर। इसको कहते हैं सीक्वेंस लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? सीक्वेंस लेंथ। सीक्वेंस, जिससे सिंपल लेंथ नहीं कहते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस लेंथ। कि जब वो एक हम कहते हैं वो जस्ट एक वीक का डेटा ना ले, हम कहते हैं उसका लाइक वो एक 1 कंप्लीट ईयर का डेटा ले ले, देन उसकी बेस पे प्रेडिक्शन करे। बात समझ आ रही है? यस सर। तो वो समझ आ रही हो। लेकिन जितना आप सीक्वेंस यहाँ पे लेंथ कम रखेंगे तो वो उतनी मॉडल की प्रेडिक्शन जो है वो क्या आएगी? रॉन्ग आएगी। बात समझ आ रही? अब देखे ना, आपका एक टेक्स्ट, एक जो सेंटेंस है उसके लाइक 40 वर्ड्स आ रहे हैं, आपने उसको लेंथ क्या दे दी? लाइक आपने 5 दे दी। अब वो आपकी प्रीवियस 5 वर्ड्स को देखते हुए नेक्स्ट वर्ड जनरेट करेगा। अच्छा। हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम कहते हैं अगर उसके लाइक 50 वर्ड्स है ना टोटल, 50 को तो आप उसको 49 दे दें, ताकि वो 49 तक हम हमेशा अपने टोटल वर्ड्स और उसकी सीक्वेंस लेंथ कभी भी सेम नहीं रखते। याद रहेगा। यहाँ पे देखें ना, जब हम उसको लाइक टेस्ट डेटा दे रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट डेटा या तो सेम कर लें या उससे ज्यादा नहीं हो सकते आपके। अब देखें ना, आपका टोटल वर्ड्स है 50, आप उसको उसका जो टाइम उसका सीक्वेंस बना रहे हैं, लेंथ ऑफ सीक्वेंस बना रहे हैं, वो भी अगर आप 50 का बनाएं तो वो सारे वर्ड्स ले लेगा। अगर आप उससे ज्यादा करेंगे तो वो क्या करेगा? अक्सर डेवलपर्स को एनएलपी इंजीनियर के प्रॉब्लम ये आता है, वो अपने टेस्ट डेटा की जो वैल्यू है वो अपने सीक्वेंस से ज्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आपके मॉडल्स में बहुत ज्यादा क्या आते हैं? एरर्स आते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्ली क्या कर नहीं पाता, वो लर्न नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमने सीक्वेंस लेंथ रखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी किसके अंदर? एक सीक्वेंस मॉडल्स के अंदर। इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस लेंथ। कि आपने जो प्रीवियस डेटा को कितने मंथ के डेटा को रिकॉल करना दोबारा। ठीक है, ताकि आप जितना ज्यादा अच्छा होगा, प्रीवियस चीजों को कॉल किया जाएगा, उतनी ज्यादा वो आपकी जो प्रेडिक्शन है वो स्मूथ आएगी। अदरवाइज वो हो सकता है वो कोई और ही वर्ड जनरेट कर दे। ठीक है सर, ये आपने बात कोई और कहना चाह रहा हो, बात कोई आगे से वो कोई और निकल आए। ठीक हो गया? तो इसलिए जितनी लेंथ ज्यादा रखेंगे बट टेस्ट डेटा से कम हो, टेस्ट डेटा के सेम हो। टेस्ट डेटा के जब आप अपने डेटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करते हैं ना, या तो ये टेस्ट डेटा के बराबर हो लेंथ, या उससे क्या हो? कम हो। अदरवाइज क्या आएगा? एरर आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे LSTM और GRU, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी और गेटेड रिकरेंट यूनिट्स। तो ये इसमें डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, कर ले प्लीज।